पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की सियासत के लिहाज से 23 नवंबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जिस राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हों, वहाँ 4 उपचुनाव के नतीजों से वैसे कोई बहुत फर्क प्रदेश की राजनीति पर नहीं पड़ता, सरकार पर नहीं पड़ता, सत्ता पर नहीं पड़ता, लेकिन कई सवालों के जवाब इस उपचुनाव के नतीजों से मिलने वाले हैं। कई धुंधली तस्वीरें जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर है, कौन कितने पानी में है, उसके संकेत मिलने वाले हैं। वो तस्वीर साफ होने वाली है। लेकिन 23 नवंबर की तारीख से पहले एक तारीख आती है, 20 नवंबर की तारीख। और क्या ये तारीख भी बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख होगी और एनडीए से एक दल आधिकारिक रूप से अलग हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। सिर्फ सिटी पोस्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने बात की है। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और बहुत लोगों ने, बहुत दर्शकों का प्यार मिला इस इंटरव्यू को। कई सवालों के जवाब मिले हैं और बाकी कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। बातचीत आपकी हुई सर, आपने इंटरव्यू किया। 19-20 नवंबर को उन्होंने पार्टी की बैठक बुलाई है। पशुपति पारस ने अब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार ही डाले हैं। 19-20 को कोई फैसला लेंगे 20 को, या फिर बीजेपी के सामने सरेंडर ही करेंगे? क्या रास्ता है? देखिए, मुझे लगता है कि उनको अपनी भूल का एहसास हो गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं दिया, फिर भी वो चुनाव नहीं लड़े और एनडीए के साथ है कहते रहे, इस उम्मीद से कि उनको आगे मौका मिलेगा। उपचुनाव में भी उन्होंने एक सीट पर दावेदारी ठोकी थी, तरारी पर। सुनील पांडे को ही लड़ाना चाहते थे, जिनके बेटे अभी लड़ रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी ने उनको सीट नहीं दिया और उनके ही नेता सुनील पांडे को आगे करके अपने पास कर लिया, उनको ज्वाइन करा लिया बीजेपी ने, और उनके बेटे को उम्मीदवार भी बना दिया। तो बीजेपी ने लगातार तगड़ा झटका दिया, लोकसभा में दिया, उपचुनाव में दे दिया। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको कुछ दे देगी, ऐसी उम्मीद तो उनको नहीं होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि हमने जो बातचीत की वो भी निराश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और ये नाइंसाफ़ी तो लगातार उनके साथ हो रही है। अब नाइंसाफ़ी है या राजनीति के तगाजा है? राजनीति में तो वही प्रिय होता है जिसकी राजनीति जिसके पास ताकत होती है। तो ताकत कम है या ताकत इन्होंने दिखाई नहीं है। जब दिखाई ही नहीं तो कम है या ज़्यादा है, उसका सवाल ही क्या उठता है। तो ताकत ये दिखाना ही नहीं चाहते हैं, दिखाया ही नहीं, तो बीजेपी क्यों भाव देगी? अब भाई, बीजेपी कोई दान खाता खोल कर तो बैठी नहीं है। बीजेपी को तो वही नेता चाहिए जो उसका वोट बढ़ा सके। बीजेपी को तो वही नेता चाहिए जो उसके कैंडिडेट को जिता सके। तो आप ताकत अपनी दिखा ही नहीं रहे हैं, तो आपको कैसे हिस्सेदारी मिल जाएगी? तो उनको लग गया है कि उनको बिना ताकत दिखाए हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और आपने सूर्यभान सिंह का इंटरव्यू देखा ही होगा। सूर्यभान सिंह ने भी कहा था कि भाई, इनको ताकत दिखानी चाहिए, इनको विद्रोह करना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। तो इस बार मुझे लगता है कि 20 तारीख को जो बैठक होने वाली है पार्टी की, उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से विचार विमर्श करके पशुपति पारस बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एनडीए छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, या अभी कह सकते हैं कि भाई हमको कितनी सीटें मिलेंगी अभी तय कर दो। तो बीजेपी तो ये तय करने से रही, एक भी सीट नहीं मिलेगी। जिस तरह से बीजेपी ने ट्रीट किया है उनको, मुझे लगता है कि एक भी सीट इनको मिलेगी नहीं, और ये मानकर वो भी चलने की नहीं मिलेगी। और इसीलिए पार्टी की बैठक बुलाई गई है। उनके पार्टी के दफ्तर को जिस तरह से छीना गया, चिराग पासवान को दे दिया गया, उनको पता चल गया कि बिहार सरकार भी साथ नहीं दे रही है, नीतीश कुमार भी साथ नहीं दे रहे हैं, बीजेपी भी साथ नहीं दे रही है। तो अब तो रास्ता एक ही बचता है कि या तो आप सरेंडर करके चुपचाप बैठ जाइए, खेती कराइए, घर पर आराम कीजिए, या फिर
राजनीति करना है तो विद्रोह का बिगुल बजाइए और मैदान में उतर जाइए, अपनी ताकत दिखाइए। क्या नीतीश कुमार ने भी गच्चा दिया पशुपति पारस को? उनका कैलकुलेशन ये रहा होगा कि भाई चिराग नीतीश में दुश्मनी है और इस बहाने ही सही लेकिन नीतीश हमारी मदद करेंगे, लेकिन नीतीश और चिराग के बीच की जो केमिस्ट्री धीरे धीरे ठीक होती गई, उसका भी खामियाजा पशुपति पारस को भुगतना पड़ा। देखिए, राजनीति में मैंने कहा ना कि जो ताकतवर होता है उसी का सब लोग साथ देते हैं। आज चिराग पासवान ताकतवर दिख रहे हैं, उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका, तब तो बीजेपी ने उनको अहमियत दी, मेहनत किया, पार्टी अपनी ताकत दिखाई, तब तो बीजेपी ने उनको ही असली पार्टी माना। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया, चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी। चिराग पासवान जीत भी गए, जीत गए तो उनको ये मौका ही नहीं मिलता तो कैसे जीतते? मजबूरी में सही, लेकिन एनडीए से अलग होने का ऐलान करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब पशुपति पारस एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं और बीजेपी के माथे पर ठिकरा फोड़ सकते हैं। देखिए, अगर वो गलती अपनी मान गए कि भाई हमने भतीजे को छोड़कर या पार्टी को तोड़कर गलत किया और ये गलती बीजेपी ने हमसे करवा दिया, अगर वो कहने लगे हैं कि भाई ये तो बीजेपी ने हमको परिवार में फूट डाल दिया, बीजेपी ने चिराग पासवान के खिलाफ मुझे पाठ पढ़ाया कि ये देशद्रोही है, ये ठीक नहीं है, तो मुझे भ्रम हो गया और मैं बीजेपी के झांसे में आ गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत था, चिराग का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, पार्टी नहीं तोड़ना चाहिए था। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा और चिराग भले स्वीकार न करे, मैं जनता के बीच जाऊंगा और ये बताऊंगा कि इस सारे खेल के पीछे बीजेपी है। तब बीजेपी की मुश्किल कितनी बढ़ेगी? तो उसी तैयारी में है पशुपति पारस यही करने जा रहे हैं। वो कहेंगे जनता के बीच कि भाई बीजेपी ने मेरे परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया, बीजेपी ने चिराग के खिलाफ उनको भड़काया और जब वो चले गए बीजेपी के साथ तो बीजेपी ने उनका सफाया कर दिया और चिराग को गले लगा लिया। तो बीजेपी न चिराग की दोस्त है और न उनकी दोस्त है। बीजेपी मौका देखकर जोड़ तोड़ की राजनीति करती है और ये कह के वो जाएंगी जनता के बीच, तो ऐसा नहीं है कि उनको 0 पर आउट हो जाएंगे। वो छोटे छोटे दलों से अलायंस करके कमाल दिखा सकते हैं। मुकेश सहनी की तरह बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा करके वो अपना काम न बना पाएं लेकिन बीजेपी का बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान ने जिस तरह से जेडीयू का खेल बिगाड़ा, मुकेश सहनी जिस तरह से बीजेपी को नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी जहाँ भी रहें वहाँ कुछ मलाह जाते ही जाते हैं। अभी जहानाबाद गया के बेला विधानसभा क्षेत्र में गया था, आरजेडी के खिलाफ वोट हो रहा था, अल्पसंख्यक जाकर खिलाफ कर रहे थे, लेकिन मलाह एकजुट दिख रहे थे क्योंकि मुकेश सहनी आरजेडी के साथ है। तो जिस तरह से मुकेश सहनी नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को, जिस तरह से चिराग पासवान जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी तरह से पशुपति पारस किसी हद तक तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। देखिए, जो छोटी पार्टियां हैं, चिराग पासवान को छोड़ दीजिए, वो तो अब एनडीए में है। जो पशुपति पारस की पार्टी है, आरसीपी की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, ये पार्टियां मिलकर एक गठजोड़ बना सकती हैं और स्थापित दलों की चुनौती बढ़ा सकती हैं। स्थापित दलों की चुनौती बढ़ा सकती हैं। पशुपति पारस का प्लान क्या है, ये जानकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ जाएगी बहुत बारीकी से। हालांकि पशुपति पारस से बातचीत भी हुई है, अब ऑन द रिकॉर्ड जो बातचीत हुई दर्शकों ने उसको सुना है, बहुत प्यार दिया है। ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातचीत हुई, जाहिर है ये अनुशासन हमें इजाज़त नहीं देता कि हम उसको एक्सप्लोर करें, लेकिन जाहिर है पशुपति पारस का जो प्लान है बहुत बारीकी से सर ने बताया है। आने वाले दिनों में बहुत खेल होने हैं बिहार की राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद।